और बड़ी खबर इस वक्त साहिबगंज से आ रही है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर साहिबगंज से, झारखंड के साहिबगंज में पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया है। गोलीबारी में एएसआई चंद्रा सोरेन घायल हो गए। बोरियों के लापता व्यवसायी की तलाश के लिए पुलिस पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया, जिसमें एक एएसआई गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। अपहर्ताओं पर हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। घायल एएसआई को फिलहाल इलाज के लिए रिम्स भेजने की तैयारी की जा रही है। और सहयोगी निशांत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निशांत, क्या स्थिति इस वक्त है, क्योंकि ये सीधे तौर पर अंदेशा जाहिर करता है कि कहीं अपहरणकर्ताओं का हाथ तो इसमें नहीं है। जी बिल्कुल बताएं, ये सीधे तौर पर पुलिस को आशंका है कि अपहरणकर्ताओं की ओर से इस तरह की हरकत की गई है। बताएं कि मामला बोरियों में एक व्यवसायी है, उनकी तलाश में पुलिस जो है वो छापेमारी के लिए बरहेट थाना की ओर गई थी और इसी दरमियान जो है वो छापेमारी करने के क्रम में गोली चली और जिसमें एक एएसआई को गंभीर रूप से चोट लगी है, जिसे सदर अस्पताल लाया गया है, जहां एसपी मौके पे दल बदल के साथ वो पहुंचे हैं और अब जो जख्मी सिपाही है उसको रिम्स भेजने की भी तैयारी है, चूंकि गंभीर रूप से वो सिपाही एएसआई वो जख्मी है। तो कुल मिलाकर कहें कि पूरी तरीके से निश्चित रूप से अपहरणकर्ताओं पर ही ये पुलिस को आशंका है कि इस तरह की गोली। क्या पुलिस को इस बात का कोई क्लू मिला था, कोई गुप्त जानकारी मिली थी कि यहाँ इस इलाके में अपहरणकर्ता हो सकते हैं, जिस बाबत पुलिस वहां पर पहुंची थी? जी बिल्कुल, ये बोरियो थाना का एक व्यवसायी है, वहाँ पे अरुण शाह वो 3-4 दिनों से लापता है। पुलिस लगातार इस मिशन के रूप में लेकर लगातार छानबीन कर रही है, जगह जगह छापेमारी चलाई जा रही है और इसी कुछ सुराग मिले हैं। वो बरहेट थाना क्षेत्र में बोर बांध जगह है, वहाँ पे सुराग मिला था कि अपहरणकर्ताओं की आशंका बनी थी। तो उसमें कुल मिलाकर छापेमारी दल जो है वो डीएसपी के विजय कुजूर के नेतृत्व में वहाँ पहुंची थी। तो अपहरणकर्ताओं की ओर से गोली चलाने की पुलिस ने और ये सुराग मिलने के बाद ही पुलिस जो है बरहेट। क्या अभी भी ये छापेमारी इस वक्त जारी है, क्योंकि गोलीबारी के बाद क्या फिलहाल इसे रोका गया है या अभी भी ये छापेमारी की जा रही है? जी ये मामला चूंकि बेहद गंभीर हो चुका है, कई थानों के पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है इस तरह के मामले को लेकर, लेकिन फिलहाल जो है वो पुलिस को एएसआई को बचाने में पुलिस महकमा वो लगी हुई है। फिलहाल रिम्स में भेजने की तैयारी चल रही है एएसआई को और सदर अस्पताल में उसको इलाज के लिए कराया गया है। तो पूरा पुलिस महकमा फिलहाल अब एएसआई को सही तरीके से बचाने में लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, जहां पर व्यवसाय की तलाश में पुलिस पहुंची थी और इस दौरान गोलीबारी की गई है और इस हमले में एक एएसआई चंद्रा सोरेन जख्मी हुए हैं, जिन्हें फिलहाल बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में जोरदार बारिश शुरू हो गई है। राजधानी में करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई, जिसके बाद कई जगहों पर जल जमाव जैसे हालात हो गए। सड़कों पर नाली का पानी बहने लगा। हरमू बाईपास का जायजा लिया हमारे संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। राजधानी रांची में आज हुई 1 घंटे की झमाझम बारिश ने स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले रांची के नगर निगम की पोल खोलकर रखी है। 1 घंटे की बारिश में ही जगह जगह जो जल जमाव की स्थिति है, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे क्लोज करके दिखलाएं। हरमू बाईपास रोड का नज़ारा किस तरह से पानी जमाव है यहाँ पर और गाड़ियाँ पानी में से निकल के आ रही है और इसके साथ साथ जो नालियां हैं, नाली के पानी किस तरह से सड़कों पे बह रहा है, ये दिखलाने की कोशिश आपको करते हैं। कहा जा रहा है कि पूरी व्यवस्था की गई है, नालियों की सफाई की गई है, लेकिन ये स्थिति, ये नज़ारा है राजधानी रांची की, जिसको बदलना था स्मार्ट सिटी रांची में, उसका ये नज़ारा है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा दिखलाएँ कि किस कदर और क्या तैयारियाँ थी, समझना मुश्किल नहीं है। 1 घंटे की बारिश हुई है मानसून की अभी राजधानी रांची में और ये नज़ारा है, समझा जा सकता है कि किस तरह से नगर निगम ने जो दावे किए थे उसमें सच्चाई कम थी और फसाना ज़्यादा था। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो कुछ घंटे की बारिश में देखिए किस तरीके से इनके दावे जो हैं वो पानी में बहते हुए नजर आए और अभी भी क्या ये यही तर्क देंगे कि सब कुछ इंतजाम किए गए हैं? हालांकि अभी पूरी बरसात बाकी है। गिरिडीह में मानसून की पहली ही बारिश में डुमरी और बिरमो पथ पर कोरदाग पुल का डायवर्जन जो है वो बह गया, जिससे इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। डायवर्जन के बहने के बाद बिरमो के लोगों को गोमो तोपचांची मार्ग से होकर डुमरी जाना पड़ रहा है, जिससे लोगों को करीब 40 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। अब उनकी मुसीबत या यूं कहें कि परेशानी का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। पलामू के पाटन में पत्थर खदान में ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत है। ब्लास्टिंग की वजह से पत्थर गांव में आकर गिर रहे हैं, जिससे चोट लगने का खतरा
या इससे किसी तरह के हादसे की आशंका इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सता रही है। इतना ही नहीं, ब्लास्टिंग की वजह से घरों में दरारें तक आ गई हैं। ग्रामीणों ने माइंस को बंद करने या फिर इन्हें मुआवजा देकर किसी दूसरी जगह, सुरक्षित जगह शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। वहीं जिला खनन पदाधिकारी ने माइंस लीगल है और 2023 तक पत्थर खनन की मंजूरी है, ये तर्क देते नजर आए। हम इस वक्त मौजूद हैं पाटन प्रखंड के उताकी गांव में। आप देख सकते हैं कि यही वो ग्रामीण है जिनका आरोप है कि जो इनके गांव में ये संजय सिंह स्टोन माइंस जो है, पत्थर माइंस है, जिसका जब ब्लास्टिंग होता है तो कहीं ना कहीं गांव में बड़े बड़े पत्थर आके गिरते हैं, बच्चों को चोट लगने की डर बनी रहती है। कई का घर में जो है वो दरार आ चुका है और काफ़ी ये पिछले कई सालों से यहाँ के ग्रामीण परेशान है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर माइंस है। आप देख सकते हैं कि यही वो पत्थर माइंस है और आप गांव भी देख सकते हैं कि इस माइंस से गांव की दूरी क्या है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से गांव में ही ये माइंस है जो उताकी गांव है और यहाँ के ग्रामीण कहीं ना कहीं हमेशा डरे सहमे रहते हैं जब ब्लास्टिंग होती है। कि यहाँ प्लांट चलना शुरू हुआ तो हम लोग ग्रामीण जनता पहले भी कुछ विरोध किए कि गांव नज़दीक है, घर नज़दीक है, ब्लास्ट होगा तो हम लोग को नुकसान होगा, इसलिए नहीं चलना चाहिए। इसके बाद कुछ दिन बंद हुआ और अभी यही 20 दिन से चालू हुआ, जो कि अभी 3 दिन पहले ब्लास्ट हुआ, जो कि पूरे गांव में, पूरे घर में पत्थर गिरा, जो कि बहुत से बच्चे औरत बच गए और बहुत सा घर में दरार आ। 2 वर्ष पूर्व ही यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था और उस समय भी पत्थर पूरे गांव में आया था। ये यहाँ का पंचायत समिति, मुखिया और जिला परिषद जितने भी प्रतिनिधि हैं, विधायक, ये सब आए और ये लिखित है, हम लोग के पास दस्तावेज है। उन लोगों ने सब लिख कर दिया कि 1 महीना हम लोग को समय दिया जाए, जो हमारे पास मटेरियल है उसको हटाने के लिए। अब इसमें माइंस में काम नहीं होगा। हमरा 5 महीना पहले छोटा बच्चा को नाती हलक, ओकरे में डूब गलक तो ये कहलन सब कोई जो एकरा बंद कर देवे लहनी, और जो गावड़ा हलक से एकरा कहलन जो भर देवे लहनी, ना गावड़ा भरलन और ना बंद करलन। ब्लास्टिंग होता है तो लगता है कि इसके घर ये पूरा मतलब कि गिर गया। तो यही है कि अगर हम लोग को जियाना है तो जिया, या तो मुआना है तो इसी डायरेक्ट मुआ दे। उताकी गांव के करीब सैकड़ों घर की आबादी वाले लोग जो हैं कहीं न कहीं इस पत्थर माइंस के ब्लास्टिंग से दहशत में जीने को मजबूर है। अब इनका सरकार से मांग है कि या तो इन्हें दूसरे जगह शिफ्ट करे या तो माइंस बंद करे। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। ये दिसंबर 2013 से है, दिसंबर 2013 से चल रहा है। ये 10 साल तक, मतलब 23 तक चलेगा इसका माइंस। अभी तो लीगल माइंस है और जहाँ तक दूरी की बात है तो इस संबंध में हमारा माइंस रूल कहता है कि 30 मीटर तक, 50 मीटर तक काम किया जा सकता है, बशर्ते कि पोल्यूशन से उनको परमिशन मिल जाए काम करने का जा सकता है। तो माइंस लीगल है। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने से झारखंड शिक्षा परिषद ने हर बच्चे तक शिक्षा का अलग जगाए रखने के लिए जिलावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा सामग्री भेजी जाती रही। तमाम प्रखंड के बीआरपी इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन महुआ टांड के एक बीआरपी ने इस व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो और फोटो भेज दिया, जिससे ग्रुप में जुड़े सभी लोग शर्मसार हो गए। अब लातेहार के डीसी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और अश्लील वीडियो पोस्ट करने वाले कर्मी पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। ये बहुत ही पीड़ादायी है, बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग बच्चों को जो पढ़ाने के लिए किया जाता है उसमें इस तरह की सामग्री का आदान प्रदान करना, तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। लॉकडाउन में भी सरकारी स्कूल के हर बच्चे तक शिक्षा का मकसद जो अलग है वो जगाए रखने के लिए शिक्षा विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील कंटेंट पोस्ट करने वाले पर नकेल कसने की पूरी तैयारी है। जिस तरह से बोकारो, गिरिडीह और लातेहार के बीआरपी से जुड़े लोगों ने एजुकेशन कंटेंट की जगह अश्लील वीडियो और फोटो पोस्ट किए हैं, उससे शिक्षा विभाग के सभी कर्मी शर्मसार हैं और मामले को लेकर राज्य के परियोजना निदेशक उमाशंकर सिंह ने बोकारो डीईओ को 24 घंटे में कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब जांच शुरू कर दी गई है। यदि इस तरह से होते रहेगा तो गलत मैसेज भी जाता है और औरों को इससे सीख भी नहीं मिल पाती है, इसीलिए हम लोग इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई
फर्जी डिग्री पर ब्लड बैंक चलाने के आरोप की जांच के लिए हरियाणा पुलिस आज रिम्स पहुंची। दरअसल 1983 में आरएमसीएच से डिप्लोमा इन मेडिकल लैब की टेक्नीशियन डिग्री लेकर सत्यपाल नामक एक शख्स ने पहले हरियाणा में नौकरी की और अब वो ब्लड बैंक चला रहा है। लेकिन हिसार के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पुलिस से फर्जी डिग्री के आधार पर ब्लड बैंक चलाने का आरोप लगाया है और इसी की जांच के लिए हरियाणा पुलिस आज रिम्स पहुंची हुई थी। कंप्लेंट है हमारे हरियाणा से। क्या? उस कंप्लेंट ने शिकायत की है कि यहाँ से किसी ने फर्जी डिप्लोमा किया है 1980 में, तो उसी की जांच के संबंध में हम यहाँ पर आए हैं। तो उसका जांच चल रही है। जांच के बाद में क्या तथ्य सामने आते हैं उसके बाद में कार्रवाई होगी। उसमें उस समय 1980 में क्या होता था इसकी जानकारी तो नहीं है, न कोई अभिलेख है। उसमें एक सिग्नेचर, उसमें जो डॉक्यूमेंट उसमें लगाया हुआ था, उसमें जो उस समय के जो एचओडी थे उनका सिग्नेचर जैसा प्रतीत होता है। बोकारो में अंतर्राज्यीय अपराधी मोहम्मद अब्दुल्ला और राजू अंसारी को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। जरीडीह थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब्दुल्ला पर कई मामले दर्ज हैं। इसमें 2 और 302 का मामला भी है, एक बल्कि विशाखापत्तनम का है और एक सरायकेला का है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो मामले हैं वो काफ़ी गंभीर किस्म के हैं। जैसे पुलिस के ऊपर भी 307 का जानलेवा हत्या का इसके पास एक मामला मिला है इसके बारे में, और बाकी 379 का 307 के 2-3 और मुकदमे हैं। रांची से सटे पतरातू में लाइमस्टोन का भंडार मिलने के बाद अब जल्द ही यहां माइनिंग का काम शुरू होगा। इसके लिए जल्द ही ऑक्शंस की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाल ही में 4 गोल्ड माइंस मिलने के बाद अब लाइमस्टोन का भंडार मिला है। रांची से सटे पतरातू के चूरी में 27 हेक्टेयर जमीन पर लाइमस्टोन की खदानें मिली हैं। भूतत्व विभाग की माने तो टेक्निकल कमेटी के अप्रूवल के बाद जल्द ही इसका ऑक्शन कर यहां माइनिंग शुरू कर दी जाएगी। झारखंड में लाइमस्टोन है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। इसके पहले जिन लोगों ने लिया वो उन्होंने काम नहीं किया, वो चूँकि PL कम ML में था। इस बार हम लोग ML में दे रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें पार्टिसिपेशन होगा बिडर्स का। टेक्निकल कमेटी उसको जस्ट एक स्क्रीनिंग कर लेगी, उसके बाद उसको हम लोग भेज देंगे ऑक्शन के लिए। लाइमस्टोन के नए खदान मिलने के बाद अब खान विभाग की टेक्निकल कमेटी इसकी जांच कर रही है। कमेटी की माने तो पतरातू के चूरी में मिले लाइमस्टोन से सीमेंट उद्योग को काफी फायदा होगा। हमारे डिपार्टमेंट के ही पदाधिकारियों ने सर्वे कार्य किया है, ड्रिलिंग कार्य किया है, एनालिसिस कराई है। वो सारा रिपोर्ट अभी समिति के समक्ष आ गया है। आज हम लोग उसी की बैठक भी कर रहे हैं और उस पर पूरा विवेचना करके इसको भी यदि कोई कमी बेसी है तो उसको ठीक ठाक करा करके टेंडर कमेटी को हम लोग भेज देंगे। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण झारखंड में खनिज संपदा का प्रचुर भंडार भरा है। ऐसे में लाइमस्टोन के भंडार से जहां प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो वहीं विकास को रफ्तार भी मिलेगी। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड का महुआ सरकार से अपनी पहचान की मांग कर रहा है। अपनी ही मिट्टी और सरकार के बीच अपने फायदे को बताने में नाकाम रहे महुआ उत्पाद आज सरकार से अपनी ब्रांडिंग और बाजार मांग रहे हैं। झारखंड में महुए की पहचान आज शराब से निकलकर इसकी गुणवत्ता से हो रही है। रांची के नामकुम प्रखंड स्थित लालखटंगा पंचायत में सखी मंडल की करीब 40 महिलाएं महुआ उत्पादों के निर्माण से जुड़ी हैं, जो महुआ का अचार, जेली और पचरंगी बना रही हैं। लेकिन इन्हें बाजार नहीं मिलने का दर्द भी सता रहा है। सरकार से हमें यही मांग है कि हमारे यहाँ अचार को ब्रांडेड करे और मार्केट दे, ताकि हम अपना अचार को मार्केट में सेलिंग कर सके। अभी हम लोग को बायोडाइवर्सिटी पार्क में ही हम लोग केवल इसका मार्केट कर रहे हैं। सरकार को हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महुआ बाजार से आ रहा लेकिन बिक्री उतना नहीं हो पाता, परिवार कैसे चलाएंगे। सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं की माने तो इनके बनाए खुशहाली ब्रांड के महुआ उत्पादों की तारीफ अमेरिका और दूसरे देशों से पहुंचे सैलानी भी कर चुके हैं, लेकिन स्वाद और गुणवत्ता की कद्र अपनी ही सरकार से मिलना बाकी है।
जहां तक फायदे की बात है तो महुआ हृदय रोग, खून में खराबी को दूर करने के साथ साथ सांस की शिकायत, टीबी और कब्जियत दूर करने के अलावा कई रोगों में भी रामबाण की दवा जैसा असर करता है। वहीं महुआ का अचार और उसकी जेली का स्वाद भी लाजवाब है। और ये महुआ हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा है, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। इससे तरह तरह का चीज बनता है। ये हम लड्डू बना के खा सकते हैं, बॉयल करके खा सकते हैं, अचार बना के खा सकते हैं, सुखा के खा सकते हैं। ये महुआ ही है, आप हल्के में लेंगे तो शराब का नशा देगी और गंभीरता से लेंगे तो बीमारी से आपको मुक्त कर देगी। रांची की महिलाएं सरकार से यही मांग कर रही हैं कि जो एक प्राकृतिक औषधि के रूप में महुआ की पहचान है, सरकार उसकी ब्रांडिंग और उसे बाजार दे। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। कोरोना संकट में शराब बेचकर सरकार ने एक महीने में करीब 140 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं टैक्स बढ़ाकर शराबियों पर लगाम लगाने में भी सफल रही है। कोरोना संकट में शराब से सरकार का खजाना भर रहा है। पिछले एक महीने में सरकार को शराब से करीब 140 करोड़ का राजस्व मिला है। 125 करोड़ के आसपास का एक्साइज में रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को मिलाकर। इसके अलावा जो वैट बढ़ाया गया था उसका जो भी राशि है वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुआ होगा, जो आई थिंक अगेन 15 करोड़ के आसपास होगा। राज्य में सरकारी शराब की करीब 1600 दुकानें हैं, जिससे रोजाना 9 करोड़ की शराब की बिक्री होती है। 2019-20 में फरवरी तक इससे सरकार को 1600 करोड़ का राजस्व मिला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से 19 मई तक राज्य में शराब की दुकानें बंद रहीं, जिसके बाद खाली खजाने को भरने के लिए सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगाकर शराब की बिक्री शुरू की। ऐसे में शराब के दाम 25 से 30% तक तो बढ़ गए, लेकिन बिक्री में कमी आई है। लॉकडाउन के पहले जो हम लोगों की बिक्री थी उससे काफ़ी 50% सेल में गिरावट आई है। कारण है लोगों के पास पैसा नहीं है, और दूसरी बात है कि प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो लोग विदेशी छोड़ करके देसी वाली सस्ती वाली दुकान में जाते हैं। कोरोना संकट के कारण सरकार ने शराब पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 10% बढ़ाई है। वहीं वैट को 50 से बढ़ाकर 75% कर दिया है, जिसका सीधा असर शराब की बिक्री पर पड़ा है। लेकिन विभाग को उम्मीद है कि जुलाई महीने में हालात बदलेंगे और सरकार के खजाने में करीब 200 करोड़ रुपए आएंगे। भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में कोल नीलामी पर राज्य सरकार के तेवर को देखते हुए बीजेपी ने बीजेपी के जो दो सांसद हैं, उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यालय में पीसी कर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और संजय सेठ ने कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर राज्य सरकार के हमलों का जवाब दिया और साफ कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से सिर्फ और सिर्फ राज्य का विकास ही होगा। ये एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ इसका नीलामी होगा। नीलामी की जो प्रक्रिया होगी, नीलामी में जो राजस्व होगा, वो उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को मिलेगा। तो आज रो रहा है कि खजाना खाली है। खजाना खाली होने का जो बहाना कह रहा है, क्रोकोडाइल टीयर्स जिसको कहते हैं, घड़ियाली आंसू बहाने का जो काम कर रहा है, वो नहीं हो पाएगा। राज्य के राजस्व की वृद्धि होगी। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए जेएमएम भी अब सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। सरकार के कामकाज की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही सरकार की योजना का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि झारखंड में होने वाले उपचुनाव में पार्टी दमखम के साथ उतर सके। इसलिए लोगों के साथ में एक निरंतर संवाद बना रहे, उसके तहत जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो वीडियो कॉल हो, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, उसके माध्यम से एक दूसरे से हम लोग बातचीत निरंतर कर रहे हैं। और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये चल रही है बहुत दिनों से। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।